नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीयूईटी इंडिया में। ये एक फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सीयूईटी यूजी और पीजी की फ्री में तैयारी करवाई जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं जयवीर सिंह जो कि आपके लीगल सेगमेंट का सारा चीज कवर कर रहा हूं। जुडिशरी चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया, जिसमें 2 लेक्चर पहले से प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। ये जुडिशरी का तीसरा लेक्चर, हम पूरी कोशिश करेंगे एक और लेक्चर लेंगे और जुडिशरी खत्म करेंगे, फिर हम सेकंड यूनिट पे मूव कर जाएंगे। तो चलिए आज हम अपने थर्ड लेक्चर में देखते हैं जुडिशरी के बारे में। इसमें हम बेसिकली 2 चीजों पे बात करेंगे, अपॉइंटमेंट रिमूवल, जिसको इम्पीचमेंट हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखें कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट जजेस पिछले लेक्चर में भी हमने इस पे बात की थी, पर कुछ आर्टिकल पे मैं डिस्कस नहीं कर पाया था। आज हम सारे आर्टिकल, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूं, एक कॉपी और पेन लेके आप बैठे, जिसमें जितने आर्टिकल मैं डिस्कस कर रहा हूं वो सारे आर्टिकल आप लिखते रहें, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है और उसके अंदर कई सारे सब आर्टिकल्स भी हैं। सारे आर्टिकल्स आपको याद नहीं हो सकते हैं, तो जो आर्टिकल यहाँ आपको बताए जाते हैं वो जो उसमें से चुन के काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकाले गए हैं, वो सारे आर्टिकल हैं। तो ये आप लिखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन इसी से बनते हैं कि इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया गया। सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखें जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मतलब कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम देखें कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124, आपको यहीं पे सबसे पहले नोट कर लेना है, आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट का हर जज प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। ये मेंशन है आर्टिकल 124 में। आफ्टर कंसल्टेशन विद द सच ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन द स्टेट एज अ प्रेसिडेंट में बी डीम नेसेसरी। देखिए, यहां कहने का टोटल अर्थ यह है कि आर्टिकल 124 इज ओनली टॉक अबाउट दैट एवरी जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये लिखा गया है उसके मार्जिनल नोट्स में, यानी बेसिकली 124 इसी के बारे में बात करता है। इसके आगे ये लिखा गया है कि वो कंसल्टेशन करेगा, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कर रहा है तो वो कंसल्टेशन करेंगे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। यदि वो हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो वो हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्टेशन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये एक पूरा कोलिजियम सिस्टम है, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है तो उस सिस्टम को कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है। कोलिजियम सिस्टम जजमेंट लॉ है। जजमेंट लॉ वो होता है जैसे हर चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी जा सकती है। 395 आर्टिकल और कुछ सब आर्टिकल होने के बाद आप सोचिए कि भारत में जितनी चीजें चल रही हैं वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं, समय के हिसाब से जरूरतें बढ़ती जाती हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपना जजमेंट पास करता है। जजमेंट उनका एक रूल बन जाता है, आगे चल के वो लॉ हो जाएगा, उसी को हम जजमेंट लॉ कहते हैं। जैसे कोलिजियम सिस्टम, ये एक जजमेंट लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा नहीं हुआ है, तो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। हाँ, बेसिकली अब कोलिजियम सिस्टम क्या है इसे हम आगे की अपनी स्लाइड में देखेंगे, इस लेक्चर में हम पूरा कवर कर लेंगे। तो यहां आपको क्लियर हुआ कि आर्टिकल 124 इज बेसिकली टॉक अबाउट दैट एवरी जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मतलब इसमें हाई कोर्ट नहीं, उसके लिए दूसरा आर्टिकल है। 124 में सिर्फ इतना लिखा है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखें। अब यहां एक चीज देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है। ऐसे पूछ देता है, आपको 4 वो दे देगा, ऑप्शन दे देगा, जिसमें से 3 क्वालिफिकेशन रहेगा, एक उसका क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा। अब पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन टू बिकम द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अब क्वालिफिकेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट के जजेज का, तो वो हम यहां देखें। सबसे पहला कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कोई भी व्यक्ति इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर एज अ जजेज ऑफ हाई कोर्ट और ऑफ 2 और मोर हाई कोर्ट इन द सक्सेशन। अब देखिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और दूसरा कि वो कम से कम 5 साल हाई कोर्ट में एज अ जज काम किए हों, या 2 से अधिक हाई कोर्ट में वो 5 साल कम से कम काम किए हों। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, हैज बीन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर एन एडवोकेट ऑफ एन हाई कोर्ट और 2 और मोर सच 2 कोर्ट्स इन सक्सेशन। थर्ड पॉइंट बेसिकली बात कर रहा है कि या फिर वो आदमी 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट सर्व किए हों, या 10 साल 2 से अधिक हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट वो सर्व किए हों। लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि इज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। किसी ऐसे व्यक्ति को भी हम सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं जो कि हमारे देश के प्रेसिडेंट की नजर में एक जूरिस्ट हो, यानी पूरी अच्छा उनको लॉ का नॉलेज हो। ऐसा होता नहीं है बेसिकली, ये सिर्फ एक प्रोविजन है, एक पॉइंट ऐड किया गया है, लेकिन आज तक प्रेसिडेंट ने अपने डिस्क्रिप्शन पावर को यूज करके ऐसे किसी व्यक्ति को अपॉइंट नहीं किया है जो कि जूरिस्ट है। हालांकि जितने भी लोग अपॉइंट किए जाते हैं वो जूरिस्ट ही हैं, पर वो कोलिजियम सिस्टम से ही चुन के आते हैं।
तो ये हमारी 4 पॉइंट है, याद रहे। पहला सिटीजनशिप ऑफ इंडिया उनके पास होनी चाहिए, दूसरी वो हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, 5 साल वो किसी हाई कोर्ट में जज रहे हों, या फिर 10 साल किसी हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वो एज ए एडवोकेट सर्व किए हों। आगे हम अब देखें, अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंट की। अभी हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे। अब देखिए इंश्राइंड मतलब दिया गया है इन द आर्टिकल 217 217। सबसे पहले फिर आपको लिखना है आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस आर्टिकल प्रिस्क्राइब that every judge of high court shall be appointed by the president after consultation with the chief justice of India। ये ध्यान देना है, the governor of the state, and in the case of the appointment of judges other than chief justice, the chief justice of high court concerned। यहाँ बेसिकली आर्टिकल 217 is talk about every judge of high court is appointed by the president after consultation with the governor of the state and the chief justice of India। अब देखिए इसमें ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के किसी जज को जब अपॉइंट करना होगा तो सबसे पहले उसमें वो अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट किसके कंसल्टेशन पे अपॉइंट करेंगे, वहां के गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन पे। ये भी कॉलेजियम सिस्टम से ये अपॉइंट किए जाते हैं। पूरा कॉलेजियम सिस्टम का है हम आगे देखेंगे, पर कंसल्टेशन ये गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन लेके। अगर मान लीजिए कि हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट न करके सिर्फ जजेज ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करेंगे तो हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से भी कंसल्ट लेंगे, उनका भी हम राय लेंगे। ये बेसिकली लिखा गया। अब क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन टू बिकम द जजेज ऑफ हाई कोर्ट, इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला कि सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, दूसरा एटलीस्ट इनके पास 10 ईयर हेल्ड एज अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया, और चौथा है कि हैज फॉर एटलीस्ट 10 ईयर एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट और 2 और मोर सच हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन। 3 पॉइंट ये, पहला उनके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, दूसरा वो कि 10 साल तक या तो किसी जुडिशियल ऑफिस में सर्व किए हों, या फिर 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में एक या एक से हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट वो सर्व किए हों। नेक्स्ट स्लाइड में ये 2 चीज आपको क्लियर हुई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट। पूरा कॉलेजियम सिस्टम अभी आपको हम आगे समझाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट इज मेंशन इन आर्टिकल 223 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Appointment of the district judges in any state shall be made by the governor or governor of the state in consultation। यहाँ साफ तौर पे लिखा है किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट या रिमूवल वो गवर्नर ऑफ स्टेट पे, यहाँ कॉलेजियम सिस्टम नहीं चलता है। कॉलेजियम सिस्टम सिर्फ हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे हायरार्की जो है सिर्फ ऊपर से 2 पे ही हम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का रिमूवल होता है वो गवर्नर ऑफ स्टेट के कंसल्टेशन पे हो जाता है। अगर गवर्नर को लग रहा है कि ये मिसबिहेव कर रहे हैं या फिर ये इनकेपेबल है, इनकेपेसिटी 2 ही ग्राउंड होता है, मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास वो पावर है कि वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ जो मैं भी बात कर रहा था कि कॉलेजियम मॉडल जो है ये एक जुडिशियली क्रिएशन है थ्रू केस लॉज, यानी कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन नहीं है, ये हमारा जजमेंट लॉ है, ये जुडिशियल क्रिएशन है थ्रू केस लॉज। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखें। अब देखिए कॉलेजियम सिस्टम यहाँ आपको पूरा समझना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए अंडर द कॉलेजियम मॉडल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले आपको समझना है कि कॉलेजियम सिस्टम के मेंबर कौन कौन होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम के मेंबर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ क्या हुआ, अब देखिए आप हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट, हम एक होंगे आपके सीजीआई साहब प्लस 4 जजेस, और ये जो 4 जज हैं सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ये एक या ये 2 नाम रिकमेंड करेंगे, ये जो नाम रिकमेंड करेंगे ये भेजेंगे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेंड हिज रिकमेंडेशन टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर। वो यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास अपना रिकमेंडेशन भेजेंगे, फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर क्या करेंगे, वो सेम रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर के पास भेजेंगे। फिर वो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर विल देन एडवाइज द प्रेसिडेंट। फिर वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि इनको अपॉइंट करना है एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि नहीं करना है। ये हो गया कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां बेसिकली हमें क्या समझना है, 1 सेकंड आप यहां ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, इसको ध्यान से आप समझिएगा, जो हमारी
कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, जो वो कॉलेजियम सिस्टम बनेगा, उसमें एक हमारे सीजीआई साहब रहेंगे, 4 हमारे सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेंगे। ये जो एक नाम रिकमेंड करेंगे, ये एक नाम जो रिकमेंड करेंगे वो ये भेजेंगे यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास। किसके पास? यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास भेजेंगे। अब ये यूनियन लॉ मिनिस्टर क्या करेंगे? यही रिकमेंडेशन वो भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, अब यही प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे। ये है पूरा कॉलेजियम सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में यूज होता है। ये पूरा आपको याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एक चीफ जस्टिस, 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये रिकमेंडेशन अपना यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास भेजेंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर ये रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर के पास भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, फिर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अब हाई कोर्ट की हम बात कर लेते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे अब हम देख लें फॉर हाई कोर्ट। एक मिनट, हाई कोर्ट के लिए क्या है? द कॉलेजियम कंप्राइजेस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज के अपॉइंट करने के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाता है, उसमें देखिए एक चीफ जस्टिस होंगे आपके हाई कोर्ट के और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे उसी हाई कोर्ट के। अब ये क्या करेंगे? द चीफ जस्टिस कन्वे हिज रिकमेंडेशन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, who in turn send their view directly to the union law minister and justice. The complete material is then forwarded to the chief justice of India, who in consultation with the collegium of 2 judges of supreme court would send his recommendation to the union law minister. The union law minister and justice then put up the same to the prime minister, who will advise the president in the matter of appointment. अब देखिए, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ये है। सबसे पहले इसमें आपको क्या समझना है कि थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर इसमें हम आते हैं। इसको इरेज कर देता हूं। ये आपको समझ में आ गया होगा सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट। हाई कोर्ट के जज की हम बात करें, सबसे पहले कि सीजीआई साहब होते हैं हमारे पहले, तो सीजीआई नहीं, सॉरी एक मिनट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये अपना रिकमेंडेशन किसको भेजते हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये गवर्नर और सीएम दोनों लोगों को रिकमेंडेशन भेजते हैं। फिर गवर्नर और सीएम साहब क्या करते हैं? ये रिकमेंडेशन ये भेजते हैं फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास। फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर ये पीएम साहब के पास भेजते हैं। पीएम साहब फिर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट साहब को। जबकि बीच में एक और आता है कि यूनियन लॉ मिनिस्टर सीजीआई साहब से भी कंसल्टेशन लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी, फिर वो पीएम साहब के पास भेजेंगे। फिर पीएम साहब प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस करेंगे। फिर प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट के जज को। ये हो गया कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। समझ में सब आ रहा है? जो नहीं समझ में आएगा पीपीटी से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें लगभग क्लियर हो जाएंगी आपको। तो ये कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों क्लियर हो गया। एक बार और आप हाई कोर्ट पढ़ लीजिए। इसमें एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, 2 होंगे सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ये अपना रिकमेंडेशन भेजेंगे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को, फिर वो भेज देंगे यूनियन लॉ मिनिस्टर को। फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे। फिर चीफ जस्टिस साहब प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे वो रिकमेंडेशन। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये बेसिकली बात कर रहा है कि इश्यू डिबेट, हमें डिबेट में अभी नहीं जाना है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के डिबेट में नहीं जाना है। क्योंकि डिबेट जब आप एडमिशन ले लेंगे किसी भी लॉ कॉलेज में, बीएचयू या फिर डीयू या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो आपको वहाँ डिबेट पे डिस्कस कराया जाएगा। बेसिकली ये स्लाइड मैंने क्यों ऐड करवाया, इसमें सिर्फ आपको एक चीज देखना है, याद रहे, जो कि फैक्ट है, क्योंकि अधिकतर आपसे फैक्ट्स ही पूछे जाएंगे। MC सेटलवार्ड ये इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल रहे हैं 1958 में। ये आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, MC सेटलवार्ड इंडिया फर्स्ट अटॉर्नी जनरल इन 1958। इस स्लाइड में सिर्फ यही था, आपको एक फैक्ट सिर्फ ऐड कराया गया कि MC सेटलवार्ड इंडिया फर्स्ट अटॉर्नी जनरल इन 1958। अब हम जुडिशियल ट्रेनिंग की कुछ बात करेंगे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ये आपको
रिटन फॉर्म में नहीं, एमसीक्यू का एग्जाम है तो फैक्ट ही अधिकतर पूछे जाते हैं। वो थोड़ा क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेंगे तो कुछ उठा के बड़े बड़े ऑप्शन बना के दे देंगे और बोलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करे, तो 1 2 3 1 2 1 2 3 4 या ऑल ऑफ द अबव जैसे भी। अब हम बात करें जुडिशियल ट्रेनिंग की। यहाँ को ध्यान देना है कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी इज अ गवर्नमेंट फंडेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। नेशनल जुडिशियल एकेडमी बनाई गई 1993 में। नेशनल जुडिशियल एकेडमी 1993 में बनाई गई थी फॉर द ट्रेनिंग ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ट्रेनिंग के लिए नेशनल जुडिशियल एकेडमी बनाई गई। कब बनाई गई थी? 1993 में बनाई गई थी एंड इज लोकेटेड इन भोपाल। दो चीजें आपको एकदम याद रखनी है कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी 1993 में कॉन्स्टिट्यूट हुई और कहां पे? भोपाल में। अब देखिए, विथ अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन न्यू दिल्ली, और इनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है? वैसे अधिकतर सारी चीज के रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली में ही होते हैं। Its aim at suggesting the judicial reform and providing research support service for greater efficiency, fairness and productivity in the judicial decision। ये वही है कि इसको बनाया गया कि रिजल्ट में एफिशिएंसी आए, फेयरनेस आए, प्रोडक्टिविटी बढ़े, जो केसेस पेंडिंग हैं उन सबको खत्म करने के लिए। अब इसमें एक और चीज आया कि नेशनल जुडिशियल एजुकेशन स्ट्रेटजी NJES, ये हमारे 2006 में लाया गया। ये लाया गया कि टू प्रोवाइड जुडिशियल एजुकेशन टू द हाई कोर्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड द स्टेट जुडिशियल एकेडमीज। ठीक है, दो चीजें इसमें हमें याद रखनी है। सबसे पहले कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी 1993 इन भोपाल विथ रजिस्टर्ड ऑफिस इन न्यू दिल्ली। दूसरा, जो नेशनल जुडिशियल एजुकेशन स्ट्रेटजी लाई गई 2006 में लाई गई, प्रोवाइड करने के लिए जुडिशियल एजुकेशन हाई कोर्ट के जजेस के लिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के लिए, और जो स्टेट जुडिशियल एकेडमीज होती है। जैसे आप सबको पता है कि जुडिशरी का एग्जाम स्टेट अपना अपना कंडक्ट कराती है, नेशनल लेवल पे नहीं होता। एक बार बीच में जबकि नेशनल जुडिशियल सिस्टम लाने की बात की जा रही थी, पर इसको अभी तक वो राज्यसभा के मेंबर को ये पावर है कि ये रिजोल्यूशन रख के पास करा सकते हैं, पर अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाया गया। तो हर स्टेट अपना अपना जुडिशियल एग्जाम कराती है और अपने जजेस को अपॉइंट करती है। तो हर स्टेट में अपना एक जुडिशियल एकेडमीज होता है, उसमें भी नेशनल जुडिशियल एजुकेशन स्ट्रेटजी भी लागू किया गया 2006 से। अगला स्लाइड हम देखें, रिटायरमेंट ऑफ जजेस। इस पे भी काफी डिबेट है जजेस के रिटायरमेंट पे। पिछले लेक्चर में भी मैंने बात की कि हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज 62 है एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज 65 है। जैसा कि यहां सेम लिखा भी हुआ है कि द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज 65 एंड सिमिलरली हाई कोर्ट जजेस अपने ऑफिस में रहते हैं एज ऑफ 62 ईयर। ये गलती से कुछ ऐड हो गया। एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस इज डिटरमाइंड बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अंडर द स्पेसिफिक सर्विस रूल। सेम चीजें वही लिखी है कि हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज 62, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज 65 एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस का रिटायरमेंट एज हर स्टेट में अलग अलग होता है। वो जो स्टेट का स्पेशल सर्विस रूल्स होते हैं हर स्टेट के अपने, तो उसमें वो डिफाइंड होता है कि किस स्टेट में जजेस का रिटायरमेंट एज क्या होगा। हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस एज द स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन सब्जेक्ट टू द इंटेंस डिबेट इन इंडिया। बहुत लंबे समय से हमारे देश में डिबेट हो रहा है कि जो रिटायरमेंट एज है जजेस की उसको बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे हर एक पॉपुलर कंट्रीज में रिटायरमेंट एज क्या है वो भी अभी हम देखेंगे। इसके रिगार्ड में कि रिटायरमेंट एज जजेस का बढ़ाया जाए, एक बिल लाया गया 2010 में, 114th अमेंडमेंट बिल 2010 में पार्लियामेंट में लाया गया। पर वो बिल आपको जान के आज तक पेंडिंग है, पास नहीं हुआ वो, आज तक वो हमारे वैसे रखा, तो ये एक्ट या लॉ बन ही नहीं पाया, इसलिए आज भी एज उतना ही है। पर ये याद रहे कि 2010 में 114th अमेंडमेंट बिल विच प्रपोजेस टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम 62 टू 65, जिस बिल में ये मांग की गई थी कि हाई कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट एज 62 से बढ़ाकर 65 कर दी जाए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज 65 से बढ़ाकर 68 कर दी जाए। जो कि ये भी अभी अगर हम दूसरे जैसे अमेरिका या साउथ अफ्रीका या फिर और देशों से कंपेयर करें तो ये कम ही है। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे। अगला स्लाइड जैसे यहाँ पे है कि however since the bill is still being debated in the parliament, आज भी वो पेंडिंग है जैसा मैंने बताया, it has a no legal effect and no legal sanctity. Similarly, the Venkatachalaya committee formed to review the working of the constitution in 2000 suggested to increase the retirement age of Supreme Court judges from 65 to 68. This proposal has been made in the light of the global comparative standard followed to the determine the retirement age for the judges. वो जो बिल लाया गया 114th अमेंडमेंट बिल 2010 में, उसमें बात की गई कि हाई कोर्ट के जजेस का है 62 से 65 कर दिया जाए।
जो कि बिल आज तक पेंडिंग है। उसके बाद क्या हुआ कि एक कमेटी बनाई गई, वेंकट चलैया कमेटी। ये कमेटी का नाम आपको याद रहना चाहिए, वेंकट चलैया कमेटी। ये 2000 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और इस कमेटी को बनाया गया था चेक करने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे काम कर रहा है। तो इस कमेटी ने भी ये रिकमेंडेशन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एज 65 से रिटायरमेंट एज 65 से बढ़ाकर 68 कर देनी चाहिए। यहाँ पे ये लिखा है कि ग्लोबल कंपैरेटिव स्टैंडर्ड, यानी कि हम कोई भी चीज जब करते हैं या कोई भी देश कुछ भी करता है तो हम एक बार ग्लोबल लेवल पे अलग अलग पॉपुलर या अलग अलग इकोनॉमिक पावर देशों में क्या स्थिति है, वहां पे रिटायरमेंट एज कितना है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस का। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करें कि नो रिटायरमेंट एज फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूएसए में, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोई रिटायरमेंट एज नहीं। आप जब तक जिंदा हैं तब तक आप सर्व कर सकते हैं एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर आप अपने इच्छा से कभी आप रिटायर होना चाहें तो आप जिस एज में चाहें उस एज में रिटायर हो सकते हैं, वरना वहां कोई एक बाउंड्री सेट नहीं की गई है। यदि आप मरते दम तक पूरा इनकैपेबल हैं और कोई मिसबिहेव नहीं कर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज में सर्व कर सकते हैं। इन हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया द रिटायरमेंट एज इज 70। ऑस्ट्रेलिया में हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट क्या है? 70 साल। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा हैज फिक्स्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ देयर जजेस एज 75। अब देखिए कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज कितना है? 75 ईयर। हमारे देश में तो इतना आदमी जिंदा ही नहीं रह रहा है। सिमिलरली इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम में सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट एज भी 75 है, यानी ब्रिटेन में भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज भी 75 है। While the Constitutional Court of the South Africa follow the age of 70 और after 12 year of the service of judges। यदि हम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वहां के सबसे हाईएस्ट कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है, तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट 70 है, या फिर आप 12 साल एज अ जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सर्व किए हो, इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल आपको करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चले। रिमूवल ऑफ जजेस। अभी तक हमने अपॉइंटमेंट पढ़ी और रिटायरमेंट एज पढ़ा, अब हम रिमूवल पे बात करेंगे। रिमूवल ऑफ जजेस यदि हम देखें तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड इम्पीचमेंट। जैसे मैंने आपसे पीछे भी बताया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, एक ही प्रोसेस है, वो है इम्पीचमेंट, जो कि इतना आसान नहीं है। इम्पीचमेंट के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं। द प्रोसेस फॉर द रिमूवल of the judges is exactly the same for both the Supreme Court and the High Court। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस को रिमूव करने का प्रोसेस जो है वो सेम है। दिस हैज बीन स्टेटेड एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा गया। अब देखिए इसमें क्या है कि सिर्फ दो ग्राउंड पे, सिर्फ दो ही ऐसे ग्राउंड है जिसके बेस पे हम किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। वो दो ग्राउंड क्या है? सबसे पहला है कि मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। दो ऐसे ग्राउंड है, मिसबिहेव या इनकेपेबल। यदि जज मिसबिहेव कर रहा है या इनकेपेबल है तब हम उसको रिमूव कर सकते हैं। पर मिसबिहेव और इनकेपेबल बहुत वाइडर टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अभी हम आपको एग्जांपल देंगे कि इम्पीचमेंट के थ्रू किसी जज को हटाया गया है तो उसमें वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के थ्रू हटाया गया था। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड जो है मिसबिहेवियर में आ जाता है। तो मिसबिहेवियर और इनकेपेबिलिटी एक बहुत ही वाइडर टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि किसी भी जज को यदि रिमूव करना है तो बिना इंक्वायरी के तो करेंगे नहीं। इंक्वायरी होगी तब पता चलेगा कि वो मिसबिहेव क्या की है या किस सेंस में वो इनकेपेबल है। अब इंक्वायरी कैसे करनी है? तो हमारे देश में इंक्वायरी को लेके भी एक लॉ है जो है कि इंक्वायरी एक्ट 1986। क्या है? इंक्वायरी एक्ट 1986। इंक्वायरी एक्ट 1986 के थ्रू हम एक कमेटी बैठाई जाती है, वो कमेटी जज के कंडक्ट को एग्जामिन करती है। तो यहां देखेंगे दिस इंक्वायरी इज डन बाय अ कमिटी ऑफ द 3 मेंबर। 3 मेंबर की कमेटी बैठाई जाती है, 3 मेंबर के, ऑफ विच 2 आर जज। 3 मेंबर की कमेटी में 2 जज होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट से और दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इफ द कंप्लेन इज अगेंस्ट द हाई कोर्ट जजेस देन 2 जजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट दिस कमिटी। अब देखिए इसमें साफ तौर पे लिखा है कि एक आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और दूसरे जो होंगे चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के। अगर ये कंप्लेंट किसी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ ही है तो हमारे जो दोनों जज आएंगे वो सुप्रीम कोर्ट से आएंगे। अगला स्लाइड हम इसका देखें। Based on the finding, the recommendation to impeach the judges has to be made by the Chief Justice of India। सबसे पहले किसी भी हाई कोर्ट के जज को हटाना हो या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, इसका रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारा प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। ये हमेशा सीजीआई ही प्रपोज करेंगे, ये रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इफ इट इज एक्सेप्टेड, अगर प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट कर लिए
तो फिर क्या होगा कि ये प्रपोजल, इंपीचमेंट का जो प्रपोजल है, ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पार्लियामेंट में इतनी आसानी से ये इंट्रोड्यूस नहीं हो जाता है, उसके लिए 100 मेंबर लोकसभा में या फिर 50 एमपी राज्यसभा में इसको प्रपोज करेंगे। यानी 100 एमपी ऑफ लोकसभा का सपोर्ट रहना चाहिए और 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा का सपोर्ट रहना चाहिए, सिर्फ उस रिजोल्यूशन, इंपीचमेंट के रिजोल्यूशन को रखने के लिए। अब सोचिए कितना कठिन प्रोसेस है। अभी हम इसको पास होने की या मेजॉरिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो रिजोल्यूशन लोकसभा या राज्यसभा में रखना है। तो लोकसभा में रखने के लिए 100 एमपी सपोर्ट करें और राज्यसभा में रखने के लिए 50 एमपी सपोर्ट करें। अब हम बात करें, देखिए कि the copy of the proposal is given to the concerned judge before the proceeding start in the Parliament of India। उसे लोकसभा या राज्यसभा में वो रिजोल्यूशन रखने के पहले जिस जज के खिलाफ ये इंपीचमेंट प्रोसेस लाया गया है, उस जज को एक बार बता देना है कि ये इंपीचमेंट प्रोसेस इस बेस पे सीजीआई ने प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया, अब प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और अब ये रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में रखा जा रहा है। ये पहले उस जज को बता देना है और उस जज को एक मौका दिया जाएगा कि आप इसकी सफाई में पार्लियामेंट में आके अपने सपोर्ट में जो चीजें कहनी है कह सकते हैं। अब इसका आगे भी प्रोसेस है। इंपीचमेंट प्रोसेस इन द पार्लियामेंट इज गवर्न अंडर द आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, सबसे पहले यहां आप नोट करेंगे इंपीचमेंट प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है? 124 के क्लॉज 4 में। 124 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टॉक अबाउट द इंपीचमेंट प्रोसेस। अंडर दिस स्कीम the motion of the impeachment has to be passed by the 2/3 majority member present and voting must be done separately in the each house of the parliament। अब देखिए, ये रिजोल्यूशन लोकसभा में और राज्यसभा में, मान लीजिए लोकसभा में रिजोल्यूशन लाया गया तो 100 एमपी इसको प्रपोज करेंगे, राज्यसभा में लाया गया तो 50 एमपी इसको प्रपोज करेंगे। और ये मान लीजिए लोकसभा में ये रिजोल्यूशन लाया गया तो 2/3 मेजोरिटी से इसको पास कराना है। 2/3 मेजोरिटी बहुत कठिन होता है, इसको स्पेशल वो मेजॉरिटी कहते हैं, स्पेशल अमेंडमेंट कहते हैं। ये बहुत ये कठिन होता है। 2/3 लोग, या तो एकदम फुल मेजॉरिटी से कोई गवर्नमेंट है और वो इम्पीच कराना चाहती है किसी जज को, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन 2/3 मेजॉरिटी इतनी आसानी से आता नहीं। इसीलिए आज तक, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और आज तक सिर्फ एक ही जज का इम्पीच हो पाया है, सिर्फ एक ही जज। तो यह देखिए 2/3 मेजॉरिटी हमें दोनों हाउस में चाहिए। लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया तो वहां भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। If the motion is passed, then the formal announcement is done by the President of India. Therefore, the overall process of impeachment is lengthy and complex. अगर ये पास हो गया तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनाउंस कर देंगे कि ये जजेज जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के हैं, ये अब अपने पद से हट गए हैं। अगले स्लाइड में हम आपको बता रहे हैं कि आज तक हमारे देश में सिर्फ एक ही ऐसे जज हुए हैं जिनको हटाया गया है। तो ये है कि देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशियरी, दिस प्रोसेस हैज बीन सक्सेसफुल ओनली वंस। सिर्फ एक ही बार इंपीचमेंट वाला प्रोसेस सक्सेस हो पाया, यानी सिर्फ एक ही जज हैं हमारे हिस्ट्री, जब से देश आजाद हुआ है, सिर्फ एक ही जज हैं जो अपने पद से हटे हैं। वो है जस्टिस सुमित्र सेन। कौन है? ये नाम आप लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, जस्टिस सुमित्र सेन। The Chief Justice of Calcutta High Court was impeached in 2011 for misappropriation of fund। कौन है? जस्टिस सुमित्र सेन, जो कि चीफ जस्टिस से कलकत्ता हाई कोर्ट के, उनको 2011 में इम्पीच कर दिया गया था। किस बेस पे? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, जो कि आता है किसमें? मिस बिहेवियर में। प्रीवियसली इन 1991 में भी ये उस समय थे एक जस्टिस वी रामास्वामी, जो कि चीफ जस्टिस से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, इनके खिलाफ भी इंपीचमेंट प्रोसेस लाया गया। ये चीफ जस्टिस ने प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिया, प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद 100 एमपी ऑफ लोकसभा ने इसको प्रपोज भी कर दिया, पर लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी नहीं मिल पाई, इसलिए ये जो है वी रामास्वामी, इनका इंपीचमेंट नहीं हो पाया। वरना ये दूसरे ऐसे जज होते जो इंपीच हो जाते। सिर्फ ये 2/3 मेजोरिटी वाला जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल नहीं हो पाया। तो सिर्फ इसीलिए सिर्फ एक ही ऐसे जज हुए हैं कि जस्टिस सुमित्र सेन, जो कि इम्पीच हो गए 2011 में। किस बेस पे? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। फिर एक और पूछा जाएगा कि जिनके लिए इंपीचमेंट का प्रोसेस हुआ लेकिन वो इम्पीच नहीं हो पाए, 2/3 मेजोरिटी की वजह से वो वाली क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाए, तो वो है जस्टिस वी रामास्वामी, जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है 1991 में। और देखिए फिर यहाँ पे ये चीजें लिखी गई है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस को यदि रिमूव करना है तो वो पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है। वो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसर्न करेगी, यदि ये पाए जाते हैं इनकेपेबल या मिसबिहेव कर रहे हैं, हाई कोर्ट यदि रिकमेंड कर देता है तो गवर्नर इनको हटा देगा उनके पद से। ऐसा बहुत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत जजेस को इस बेस पे हटाया गया है।
तो इससे हमारा ये तीसरा लेक्चर भी खत्म होता है। इसके बाद जुडिशरी पे एक और लेक्चर लेंगे जो बहुत लेंदी नहीं होगा। उसके बाद ये जुडिशियल हमारे पहली यूनिट खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम सेकंड यूनिट पे जब बात करेंगे, सेकंड यूनिट पे हमको बेसिकली मेन जो लीगल के वो होते हैं, जुडिशरी ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसमें हम लॉ और टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन पीनल कोड और बेसिकली इन्हीं तीन पे हम बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे, टॉर्ट पे और आईपीसी पे बात करेंगे। थोड़े पार्टनरशिप एक्ट भी देख लेंगे और हमारा थोड़ा सीआरपीसी सीपीसी से जो ऊपर से क्वेश्चन, जबकि सीआरपीसी सीपीसी से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछते, पर उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसके साथ ये हम अपना खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए, और प्लीज आप मन से पढ़ाई करिए, जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसका आप की नोट्स बना के याद करिए। बाकी जुडिशरी जैसे खत्म होता है तो हम कोशिश करेंगे कि एमसी कोशिश क्या जरूर लाएंगे, इसका एमसीक्यू यानी जुडिशरी पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने क्वेश्चन इससे आउट ऑफ आप सवाल नहीं पूछे जाएंगे। एक एमसीक्यू के मैराथन हम लाएंगे, हर चैप्टर के बाद लाते रहेंगे। जैसे कोर्स खत्म होगा तो एक लंबा मैराथन 6 घंटे का एमसीक्यू का लाया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मिलते हैं आपसे लास्ट जुडिशरी के लेक्चर में, उसके बाद हम सेकंड यूनिट पे मूव कर जाएंगे। थैंक यू सो मच।